हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज बात करते हैं चैप्टर 4 की। हम कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का, हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर समझे थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह जो उसमें 1, 2 और 3 नंबर चैप्टर में हमने किया। जितनी हिमाचल की स्कीम्स वगैरह थी उसको समझा, और सर्वे क्या होता है उसके बारे में मैंने एक अलग से इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको दिया था। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहले तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, सतत विकास इसको कह देते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये सिंपली कि जो वर्तमान का जो समय है हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है, और बिना जो भविष्य की जो जनरेशन है, जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उसकी जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, उनकी जरूरतों से समझौता किए बिना। ठीक है, तो जो यूएन के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो एक डेफिनेशन है। अब ये गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के दौर में नेशंस का आपस में मिलना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का आपस में मिलना और किसी एक पर्टिकुलर गोल की तरफ बढ़ना, वो एक आम बात है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस हैं, चाहे यूएनएफसीसी है या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इन्वायरमेंट के लिए कन्वेंशन है, चाहे रोटरडम हो गया, या इसके अलावा हर चीज के लिए कन्वेंशन है। ठीक है, चाहे कोई एम्बेसडर है उसके कहीं हरासमेंट ना हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई कन्वेंशन है। तो बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जिनमें, या फिर अगर मैं वेटलैंड की बात करूं तो आपने रामसर कन्वेंशन का नाम सुना होगा। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में नेशंस का आपस में समझौता करना या किसी एक गोल की तरफ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना, वो एक आम बात है। उन्हीं में से एक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये तो बाद में आएगा, ये तो 2015 में इसकी बात होगी। लेकिन इसका एवोल्यूशन हम समझेंगे कि क्या इससे पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी या ऐसी कोई कन्वेंशन थी या ऐसा कोई गोल था जिसको हमने अचीव करना था। तो इससे पहले एक गोल है जिसकी बात कर लेते हैं, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG भी हम इसको बोल देते हैं। ये MDG क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है, और हर साल सितंबर में वहाँ पे जो मीटिंग होती है उसमें जितने पार्टिसिपेंट है वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो जो सन 2000 था, और देखो सन 2000 जुड़ी क्यों है, 100 ईयर्स को हम सेंचुरी बोल देते हैं, और जब 1000 ईयर होते हैं उसको मिलेनियम बोल देते हैं। तो जब सेकंड मिलेनियम की शुरुआत हुई, उस सेकंड मिलेनियम की शुरुआत में सन 2000 में उस साल की जो वहां पे बैठक हुई यूनाइटेड नेशन की न्यूयॉर्क में, उनके हेडक्वार्टर में, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन पे सबने साइन किए, वहां पे वोटिंग हुई और एक डिक्लेरेशन जो है वो कॉमन बनाया गया, और जिसको नाम दिया जाएगा मिलेनियम डिक्लेरेशन। मिलेनियम डिक्लेरेशन, तो ये नाम आपने याद रखना है। हालांकि ये टॉपिक नहीं है हमारा, टॉपिक जो है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लेकिन उससे पहले हमें MDG के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो सितंबर सन 2000 में 189 नेशन, जितने उसमें यूएन के मेंबर थे, उन्होंने वहां पे इस पे हस्ताक्षर किए, और एक डिक्लेरेशन आई जिसको बोला गया मिलेनियम डिक्लेरेशन, जो सेकंड मिलेनियम की बिगिनिंग में की गई थी। तो इसके बाद जो गोल बने वो हुए MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और सन 2001 में देखो क्या होता है कि जब नेशंस वहां पे गए हैं तो वहां पे दोनों ने साइन कर दिया, उनका कोई प्रतिनिधि वहां गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी, जो मेन डेलीगेट्स होते हैं वो जाते हैं, तो इंडिया की तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और एक पूरा काफिला वहां होता है। तो उस टाइम तो वहां तो साइन कर दिया, लेकिन बाद में रेटिफाई भी करना होता है अपने देश में। तो बाद में सन 2001 के आसपास जो है 2 नेशन और जुड़ गए, और 191 नेशंस ने और 22 ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे कोई आसियान है, इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो 22 ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है ये कमिटमेंट ली कि हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है इनको अचीव करना है। ये था क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? इसमें 8 गोल्स रखे गए थे। मैं गोल्स की बात कर रहा हूं, टारगेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। गोल एक वाइड टर्म है, उसके अंदर टारगेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन, कि अपने देश में शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो एजुकेशन इज अ गोल। इसके अंदर टारगेट अलग हो सकते हैं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें 100% एनरोलमेंट होना चाहिए, या जो फिर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें इतना % चाहिए, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें इतना % चाहिए। वो टारगेट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 गोल्स की MDG में बात की गई थी, और यह कमिट किया गया कि सन 2015 तक, 15 ईयर्स का टाइम था, कि सन 2015 तक ये 8 के 8 गोल जो हैं इन सारे नेशंस को अचीव करने हैं। अब ये सारे नेशन, इतने नेशन तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे ऑलमोस्ट सारे ही, कुछ एक कॉलोनीज को छोड़ के, तो वो सब जो है यहाँ पे
इन सबको ये गोल्स अचीव करने होंगे। अब ये 8 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन 8 गोल्स में क्या क्या आएगा? अब वो पुराना हो चुका है एमडीजी, क्योंकि अब 2015 में ये खत्म हो चुका है। अब ये 8 के 8 गोल जो हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। वो पीडीएफ जो इसका आपको मिलेगा, उस पीडीएफ में ये मेंशन किया गया है। मैं इक्का दुक्का आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर बात की गई है, इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट वहां पे करना है, या मैटरनल जो हेल्थ है उसके ओर ध्यान रखना है, उसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको कम करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। एजुकेशन की बात की गई है, पॉवर्टी की बात की गई है, पॉवर्टी में स्पेशली जो हंगर है उसको कम करना है, मल न्यूट्रिशन वगैरह को देश में कम करना है, इन सब पॉइंट्स की बात की गई थी। तो टोटल जो एमडीजी में गोल थे वो 8 थे। तो ये हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे का 4th चैप्टर है, वहां पे शुरुआत उन्होंने एमडीजी से की है। अगर कोई चीज उस सर्वे में मेंशन की है तो चांसेस हो जाते हैं कि वहां से क्वेश्चन आए, तो ज्यादा कुछ यहां से नहीं आएगा। एमडीजी आपको याद रखना है, ये मिलेनियम डिक्लेरेशन जो थी सन 2000 में यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस में, हेड क्वार्टर में, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां पे 189 नेशन ने जो है उसमें साइन किया था और उसको मिलेनियम डिक्लेरेशन बोलते हैं। शुरुआत इसकी हुई सन 2001 से, और उस टाइम 191 नेशन आ गए थे, 8 गोल्स अचीव करने थे और 2015 तक अचीव करने थे। तो क्या उन नेशंस ने ये गोल अचीव किए? हाँ, एक हद तक अचीव किए। एक हद तक सबने पॉवर्टी को भी कम किया, मैटरनल जो हेल्थ है उसको सुधारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है बच्चों का मृत्यु दर उसको भी उन्होंने कम किया। लेकिन ये ग्रोथ जो थी ये हैफाजार्ड मैनर में थी। अगर आप मैप में देखें, जो लीस्ट डेवलप जो नेशन है, जैसे वो अफ्रीका के मोस्टली नेशन जो है, बहुत सारे लैंडलॉक नेशन वहां पे हैं, चाहे चाड हो गया, सोमालिया, साउथ सुडान, नाइजीरिया, इस तरह कुछ लैंडलॉक ने, कुछ लैंडलॉक नहीं है। तो मोस्टली जो नेशन है अफ्रीका के जो लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने भी उतना ज्यादा प्रोग्रेस उसमें नहीं किया। कुछ सेक्टर्स में, खास करके इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, तो उन सेक्टर में कुछ ज्यादा विकास नहीं हुआ। और सन 2015 में जो है ये एमडीजी एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब ये एमडीजी एक्सपायर हुए, उसी साल 2015 का जो सितंबर था, तो उस साल, क्योंकि हर साल सितंबर में जो है जनरल असेंबली की बैठक होती है न्यूयॉर्क में, तो उस साल जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई, तो उसमें ये फिर से सोचा गया कि अब ये एमडीजी एक्सपायर हो गए हैं, अब कुछ नया सोचने की जरूरत है। तब प्लान किया गया कि अब जो गोल होंगे उनको नाम दिया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अभी ऑफिशियली नाम नहीं आया, तब तो उन्होंने बोल दिया कि इसको एजेंडा 2030, कि एजेंडा 2030, कि अब जो आगे कुछ गोल बनाएंगे, जैसे सन 2000 में बनाए तो 2015 तक चले, अब 15 में जो बना रहे हैं तो वो अगले 15 साल तक चलेंगे। तो एजेंडा 2030 मींस कि 2030 तक अब जो गोल बनेंगे वो सन 2030 तक हमने अचीव करने हैं। तो बहुत सारे नेशंस ने जो है वहां पे साइन किया उस टाइम पे। और एक बात ध्यान रखनी है, अब चाहे एमडीजी है चाहे एसडीजी है, ये कोई भी जो है हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जैसे इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है एसडीजी का, लेकिन अगर उसमें कोई टारगेट है कि आपको पॉवर्टी इतनी कम करनी है और इंडिया अगर कम नहीं करता है तो कोई बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वी आर अ सोवरेन नेशन। और सोवरेनिटी के इस दौर में जो है ऐसी कोई इंटरनेशनल हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपने जो ह्यूमन काइंड है या मैन काइंड है उसके लिए बेहतर होगा कि अगर आप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें। और जो हमारे जो गवर्नमेंट है टाइम पे जो है इसके ऊपर काम करती है, हर साल बजट में जो है इसके लिए अलग से फंड दिए जाते हैं। अब जितने टारगेट है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें गोल कितने हैं। जैसे एमडीजी में 8 गोल्स थे, इसमें 17 गोल्स हैं। मैं गोल्स की बात कर रहा हूं, टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं। टारगेट तो हमेशा ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो अभी सिर्फ मोटे मोटे तौर पे गोल्स की बात करते हैं। 17 गोल्स है और एक प्रकार से एमडीजी का ही एक्सपेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहां पे कम थे, 8 थे, यहां पे और ज्यादा एग्जॉस्टिव मैनर में जो है उनको यहां मेंशन किया गया है। तो एजेंडा 2030 या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको बोलते हैं। ठीक है, तो एक रूपरेखा जो है मैंने आपको क्लियर कर दी है कि हमारा टॉपिक क्या है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। तो अभी तो मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको कुछ भी नहीं यहां पे बताया है, क्योंकि वो बाद की बात है। पहले आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एसडीजी क्या होता है नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, देन नेशनल पर्सपेक्टिव में, उसके बाद बात करेंगे स्टेट पर्सपेक्टिव में। ठीक, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो डिक्लेरेशन हो चुकी है, वो साइन हो चुका है। अब इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है। इंडिया की एक बहुत खास बात यह है कि इतने सारे नेशंस में इंडिया अकेला एक ऐसा नेशन है जिसने अपने स्टेट्स में, कि भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनकी भी हर साल अलग से रैंकिंग जारी होती है। हर साल रैंकिंग जारी होती है कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में इस दौड़ में कौन सा जो स्टेट है वो आगे है। तो यूजुअली केरला जो है इसमें फर्स्ट रैंक में है। जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है 4th चैप्टर,
इसमें मेंशन किया गया है कि हिमाचल भी नंबर 1 पे है, लेकिन जो नेशनल सोर्सेज है सिर्फ इस इकोनॉमिक सर्वे के अलावा वहां कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि हिमाचल जो है नंबर 1 में है। वहां हर जगह यही लिखा है कि आफ्टर केरला। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेबल फैक्ट है, लेकिन अगर मैं आपको एचपीपीएससी के लिए बताऊं तो एचपीपीएससी में अगर आप कोई फैक्ट जस्टिफाई कर देते हैं तो वो कंसीडर कर लिया जाता है। तो अगर इन्होंने सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां सही बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश जो है केरला के साथ नंबर 1 पे है, तो अगर आप एग्जाम में आएगा तो हम उसको टिक मार्क कर सकते हैं वहां पे कि नंबर 1 पे है। लेकिन मैं वैसे ही आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि नेशनल सोर्सेज में इवन द हिंदू न्यूज़पेपर में भी कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा है कि हिमाचल नंबर 1 में है, आफ्टर केरला हर जगह वो मेंशन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा फैक्ट जो है डिस्प्यूटेबल है। इन केस यहां से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन वो इकोनॉमिक सर्वे से ही बनेगा, उनका मेन रेफरेंस वही होगा और सर्वे में साफ साफ लिखा है कि केरला के साथ जो है हिमाचल प्रदेश है। तो इंडिया की खास बात यह है कि उन्होंने अपने स्टेट में भी रैंकिंग दी है, ताकि हर स्टेट जो है वो अपने आप को बेहतर शो करने का प्रयास करती है कि इस बार की रैंकिंग में हमने आगे आना है। तो अपने स्टेट में भी जो है इन गोल्स को अचीव करने के ऊपर काम किया जाता है। तो वो तो होगी इंडिया की अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, इंडिया की सारी स्टेट्स का और यूटी का। एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हर साल ऐसी रिपोर्ट आती है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएन उसको जारी करता है, एसडीआर उसका मेनली नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अभी लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 115 था, 115 रैंक था। और उसमें पहला रैंक जो था लास्ट ईयर वो डेनमार्क का था। ये डेनमार्क वगैरह जो कंट्रीज है स्कैंडिनेवियन नेशन, वो यूजुअली रैंकिंग में हर जगह बेहतर ही होते हैं क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज वहां पे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इंडिया के रैंकिंग में अगर आपके सामने यहां बात करूं तो एक फैक्ट आपने ध्यान रखना है, लास्ट ईयर और इस साल की रैंकिंग, क्योंकि ये नेशनल जीके में भी आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है। मैं देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे जो है मैंने वैसे काफी पहले शुरू कर दिया था, लेकिन इसको जान के डिले इसलिए किया गया, एग्जाम नजदीक है, लगभग इन्होंने 6 सितंबर की तारीख दी है जो ये एचएएस का एग्जाम है, तो जानबूझ के डिले इसलिए किया क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां पे अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं 2019 की जो रिपोर्ट है और 2020 की, कौन सी रिपोर्ट में बोल रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है हर साल। 2019 की रिपोर्ट में डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पे था, 85 के आसपास उसके पॉइंट्स थे, तो इसमें पॉइंट्स भी रहते हैं। इंडिया का वहां पे रैंक जो था वो था 115। और इस साल जो रिपोर्ट आई है, इस साल की रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले ही आई है, 6 जुलाई के आसपास ये रिपोर्ट आई है, और इसमें स्वीडन जो है वो पहले नंबर पे है और इंडिया इसमें 117, 117 जो रैंक है वो इंडिया का है। स्कोर जो है वो इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन 61, 62 के आसपास जो है इसका स्कोर है। पिछले साल 61 पॉइंट कुछ इसका स्कोर था। तो ये देखो इस बार भले स्कोर ज्यादा हुआ है 62, लेकिन रैंकिंग नीचे चली गई है। ये मेन कारण क्या है, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक चल रही है, पिछले कुछ टाइम से जो ये कोरोना पैंडेमिक पूरी दुनिया में चल रही है, इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इसमें गोल्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा जो है एक जोल्ट यहां पे देखने को मिला है। वो कैसे, क्योंकि कुछ गोल जैसे पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, या यहां पे जो हंगर इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन, इन सब में जो है इनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी महामारी से आप लड़ रहे हैं तो उन बातों में अब इस टाइम जो है मेडिकल और उन सब की ओर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, तो यहां पे जो है ये सेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज फिर से हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस सेक्टर में चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे और इस पेंडेमिक के चलते जो है ये पॉवर्टी वाला जो पूरा सेक्टर है ये और ज्यादा यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यहां पे इंडिया का रैंक जो है वो डिसेंड हो गया है, पिछली बार 115 था और इस बार जो है वो 117 रैंक है। ये नेशनल जीके में इनकेस आपको कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, मैं इस बार की रिपोर्ट बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, जैसे इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है वैसे इंडिया भी अपना इंडेक्स निकालता है। तो उस इंडेक्स में भी दिसंबर में जो आया था उसमें केरला नंबर 1 पे था और हिमाचल जो है वो नंबर 2 में था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल का है वहां हिमाचल को इन्होंने फर्स्ट रैंक में बताया केरला के साथ। तो जैसे तैसे भी अब क्वेश्चन बनेगा तो यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको ठीक कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप नंबर 1 वहां करते हैं और आपका आंसर गलत आता है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया था। तो एचपीपीएससी यूजुअली उसको कंसीडर कर लेती है अगर किसी जेन्युइन सोर्सेज में वो मेंशन किया हो तो ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको लेक्चर की दे दी है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या थे और उनके एक्सपायर होने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। यहां पे टोटल 8 गोल्स थे और यहां पे जो है 17 गोल्स थे। अभी एक एक करके मैं गोल जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक साथ में मैंने ये बता दिया कि ये बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन बेहतर होगा मैनकाइंड के लिए अगर कोई देश जो इनको अचीव करे। तो इंडिया इसमें बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि ज्यादा जरूरत ही इन नेशंस को है।
इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो एशियन नेशंस हैं, एशिया की पॉपुलेशन आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी ज्यादा है। इंडिया और चाइना की ही पॉपुलेशन अकेली मिला लें तो 36 से 37% के आसपास है दुनिया की। तो अगर इन 4-5 नेशन में ही सुधार हो जाए तो 50% के आसपास इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो यहां पे जो है इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि वो अपने देश में जो भी स्टेट लेवल पे भी वो रैंकिंग इशू करते हैं, ताकि स्टेट्स को एनकरेज मिले कि कौन सा स्टेट जो वो बेहतर यहां पे परफॉर्म कर रहा है, और स्टेट जो है वो अपने लेवल पे भी बहुत ज्यादा इनमें काम कर रहे हैं। तो अभी डिटेल में बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। ये 17 गोल्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज नो पॉवर्टी, जो गरीबी को कम करना है। देन जीरो हंगर, ये इस तरह से जो है malnutrition एंड ऑल सबको खत्म करना है, सबको फूड अवेलेबल होना चाहिए। देन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य की बात हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन 4th नंबर पे है, शिक्षा सेक्टर। देन जेंडर इक्वालिटी, एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि असमानताएं हैं, महिलाओं का जो एक हद तक पास्ट में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो वो उनको इक्वालिटी यहाँ प्रोवाइड करनी है। देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज हैं, तो सफाई का ख्याल रखना जरूरी है, खास करके साफ पानी का एक्सेस सबको होना चाहिए। देन 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि क्योंकि अगर बिजली जो है वो सस्ती होगी, अफोर्डेबल होगी, तभी सारे अवेल कर पाएंगे, और क्लीन एनर्जी का होना भी बहुत जरूरी है। और क्लीन एनर्जी जैसे रिसाइकलेबल है, हाइड्रो है, या इस तरह से सोलर है मेनली, ठीक है, तो उसकी ओर स्विच करने की जरूरत है। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से चोरी डकैती वो सारे काम नहीं, डिसेंट वर्क होना चाहिए, उससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। देन इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तभी यहाँ पे जो है वो रोजगार को वो बढ़ावा मिलेगा, चाहे इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक बार सबके पास रोजगार होगा तो गरीबी रेखा से वैसे ही ऊपर उठेंगे, न्यूट्रिशन भी पूरा होगा, पॉवर्टी हम कम करेंगे। देन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 10वां जो पॉइंट है, जितनी असमानताएं हैं वो खत्म होनी है यहाँ पे, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, कोई भी इनइक्वालिटीज हैं समाज में। 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसके लिए तो वैसे ही काम होता है, ये स्मार्ट सिटी मिशन एंड ऑल सब इसी पे आधारित है। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वेस्ट नहीं होना चाहिए, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए। देन क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट चेंज तो वैसे ही ऑलरेडी इतना हाइप में रहता है ये टॉपिक, तो ये तो वैसे ही आपको क्लियर है। देन 14 है लाइफ बिलो वाटर, मरीन लाइफ की बात करते हैं, तो ये आधी स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि 9 ही राज्य ऐसे हैं भारत में जिनकी बाउंड्री जो है टच करती है इससे, कोस्टल उनकी तटीय सीमा है या कोस्ट लाइन उनके वहाँ है, तो बाकी स्टेट में ये लागू नहीं होता है। 15th जो है लाइफ ऑन लैंड, टेरिस्ट्रियल लाइफ की बात हो रही है, उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट सब उसमें आ जाएगा। 16 और 17 जो है थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, पीस, जस्टिस, न्याय वगैरह सबको मिलना चाहिए। 16 तो फिर भी डोमेस्टिक की भी बात करता है, न्याय और वो सब, लेकिन जो 17th है वो पर्टिकुलरली जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इस तरह से इंटरनेशनल लेवल वगैरह में जो पार्टनरशिप है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसमें 8 गोल्स थे ऑफिशियली, और 8 गोल्स के साथ जो है वहाँ पे जो टारगेट्स थे, वो टारगेट्स भी आपको पता होने चाहिए। टारगेट्स जो थे वहाँ पे वो 21 थे। गोल और टारगेट क्या है वो आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अभी इंडिकेटर आएंगे तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। तो 8 गोल्स थे और 21 जो है वहाँ टारगेट थे। ये सारे 8 गोल्स हैं, लगभग ऐसे ही गोल आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी मिलेंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में शुरू हुआ, उसमें 17 है। पहले जो एमडीजी था उसका प्रीवियस वर्जन, उसमें जो है वो 8 गोल्स हुआ करते थे। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एमडीजी जब एक्सपायर हुआ तो तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत हुई। अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। इसमें देखिए ऑफिशियली जो इसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, एक तो मैंने आपको एजेंडा 2030 बताया क्योंकि इसको 2030 तक खत्म करना था। दूसरा जो ऑफिशियली इसको बोला जाता है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आउट वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक प्रकार से जो एक चेंज लाना है बड़े लेवल पे, 17 गोल उसके लिए चुने गए, और ये इंटर गवर्नमेंटल सेट है एक प्रकार का, ठीक है। आपसी जो इतने सारे नेशंस हैं आपसी उनके बीच की बात है। तो उस टाइम जब एमडीजी आया था तब तो 189 नेशन थे, लेकिन अब तो 193 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, तो लगभग सारे ही नेशन जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर भी। तो जैसे एमडीजी में 8 गोल थे और 21 टारगेट थे, तो यहाँ पे 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और मोर देन 300 इंडिकेटर्स हैं। मोर देन बोल रहा हूँ मैं, टू बी प्रिसाइज बात करें तो 309 है।
इतने इंडिकेटर्स हैं। ये अंतर क्या होता है इन तीनों में, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन एक प्रकार का गोल है कि शिक्षा जो है यहाँ पे इंप्रूव करनी है। उसमें टारगेट हो सकते हैं कि स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो, रिटेंशन रेट, ठीक है, तो बच्चा पास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारे अंदर उसमें टारगेट हो सकते हैं। इंडिकेटर क्या होंगे पता लगाने के कि काम सही से हो रहा है या सही से नहीं हो रहा है, तो उसमें जो इंडिकेटर होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बच्चे का रेशियो कितना है स्कूल में एनरोलमेंट का, कि कितने साल एक बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा है, या पासिंग रेट कितना है स्कूल का, तो वो सब इंडिकेटर हो सकते हैं जिनके माध्यम से शिक्षा के स्तर का यहाँ पे आकलन किया जा सकता है। अब इसमें ये विद डेट आपने याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया एमडीजी जो था एमडीजी, ये सन 2000 में इसकी बात हुई सितंबर में, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में शुरुआत हुई इसकी 2001 में। उसी तरह एसडीजी के ऊपर जो चर्चा हुई वो सितंबर 2000 में, और फाइनली कब ये एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, 1 जनवरी 2016 को। और कब तक ये चलेगा, 31 दिसंबर 2030। तो अगले 15 साल के लिए ये हो गया। जैसे पहले एमडीजी था, फिर ये एसडीजी हुआ। अगर ये गोल अचीव नहीं हुए तो हो सकता है कि 2030 में ऐसा ही कोई अगले 15 साल का कोई प्रोग्राम देखने को मिले। और यहां इसका 2030 एजेंडा जो हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो एम है दैट इज लिविंग नो वन बिहाइंड। तो एक प्रकार से इंक्लूसिवनेस की ये बात कर रहा है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। मेनली जो विकास है उसके क्षेत्र की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और समझ लेते हैं। एक तो मिनिस्ट्री आपने याद रखनी है, मॉस्पी, ये MOSPI इसको लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस मिनिस्ट्री ने 309 इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं। इतने इंडिकेटर उसने डेवलप किए हैं जिस लेवल पे जो इंडिकेटर जो है उनके माध्यम से आकलन किया जाएगा कि किस तरह जो है हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखो इंडिकेटर जो दिए वो मॉस्पी ने दिए, और नोडल एजेंसी, इसकी जो नोडल एजेंसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वो नीति आयोग है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत ऐसा देश है जिसमें अपने स्टेट लेवल पे भी इंडेक्स जारी होता है। इंटरनेशनल लेवल पे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो स्टेट हमारे देश में नेशनल लेवल पे भी हर राज्यों की रिपोर्ट निकाली जाती है कि कौन जो है आगे है। तो ये इसकी नोडल एजेंसी जो है वो नीति आयोग है, और नीति आयोग ने वो रैंकिंग जारी करने के लिए 309 इंडिकेटर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है 62 प्रायोरिटी इंडिकेटर उनको उन्होंने चूज किया है, सिलेक्ट किया है, उसके आधार पे रैंकिंग दी जाती है। तो सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश केरला के साथ पहले नंबर पे है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी नेशनल सोर्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे के अलावा, वहां केरला पहले नंबर पे है और हिमाचल इसके बाद है, ठीक है। तो ये अब एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं नंबर 1 भी ठीक, क्योंकि एचपी इकोनॉमिक सर्वे में दिया तो एक वैलिड सोर्स हो जाता है क्लेम करने के लिए। और अगर वो कमीशन वाले भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उनके पास भी सर्वे ही रहेगा जहां से वो क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है जस्टिफाई कर सकते हैं बाद में। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं हिमाचल सरकार के बारे में, जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसके क्या प्रयास है। तो पर्टिकुलरली हिमाचल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे गोल्स हैं, इसमें से जो है हिमाचल सरकार आधे गोल उन्होंने कमिट किया है कि 2022 तक ही पूरे कर देंगे, और जो कुछ रह जाएंगे वो पूरे नेशनल लेवल पे जब वो 2030 में खत्म होंगे तो यहां पे भी वो 2030 में ही खत्म होंगे। अब जैसे नेशनल लेवल पे नोडल डिपार्टमेंट मैंने आपको नीति आयोग बताई, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में जो इसकी नोडल डिपार्टमेंट है दैट इज प्लानिंग कमीशन, सॉरी नॉट कमीशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट। जो योजना डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो विभाग है हिमाचल प्रदेश में, वो इसकी नोडल डिपार्टमेंट है स्टेट लेवल पे इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। और सोशियो इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, इन सब की अगर बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश बाकी स्टेट्स के मुकाबले अच्छा यहाँ पे वो उसके रैंकिंग जो है काफी अच्छी है। अब जो इनिशिएटिव्स हैं, अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आपको आ सकता है। देखो जो बोल्ड में लिखे गए हैं वो तो प्री के लिए देख लेने हैं, खास से फैक्ट जो है कि कितने इंडिकेटर हैं, कितने गोल हैं, कब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, हिमाचल में नोडल एजेंसी कौन है, नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी कौन है। लेकिन मेंस के लिए सीधे सीधे ऐसा आ सकता है कि हिमाचल सरकार ने क्या इनिशिएटिव शुरू किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट आ जाता है मैपिंग। अब ये पॉइंट जो है ये इतने जरूरी भी नहीं है जो मैपिंग वाले पॉइंट है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि ऑफिसर्स के वर्किंग ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, और एक वर्किंग ग्रुप का हेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा। और उसने क्या करना है, ग्रुप ने अपने अपने जो उनको, जैसे एक कोई ग्रुप बना दिया उसको शिक्षा का सेक्टर दे दिया, एक को स्वास्थ्य वाला दे दिया, उन्होंने अपने अपने सेक्टर का विजन डॉक्यूमेंट बनाना है कि कितने टाइम पे कितनी शिक्षा जो है अचीव करनी है, कितने टाइम पे रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, उस तरह से अपने अपने लेवल पे काम होगा। और डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस भी उनको दिया जाएगा, ठीक है, कि
किस तरह से आप काम करें, एक प्रकार की मदद भी उनको जो है मुहैया करवाई जाएगी प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। अब हिमाचल प्रदेश में जैसे विजन का मतलब हिंदी में दृष्टि होता है, तो स्टेट विजन डॉक्यूमेंट जो कि दृष्टि के नाम से हिमाचल में है, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030, तो ये स्टेट का विजन डॉक्यूमेंट है। और इस विजन डॉक्यूमेंट में इसमें सिर्फ 16 गोल्स ही कंसीडर किए हैं। अब ध्यान रखना है टोटल 17 गोल्स हैं, लेकिन 17 ना कंसीडर करके हिमाचल में सिर्फ 16 कंसीडर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो 14 नंबर का गोल है वो मरीन लाइफ की बात करता है, और मरीन लाइफ जो है वो हिमाचल एक कोस्टल स्टेट नहीं है, तो यहाँ 16 ही कंसीडर किए गए हैं, तो गोल नंबर 14 जो है उसको एलिमिनेट किया गया है। अब इस विजन डॉक्यूमेंट में मोस्टली जो टारगेट हैं वो 2022 तक अचीव करने का उनका प्लान है, और जो कुछ बच जाएंगे वो नेशनल लेवल के साथ जो है 2030 तक पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ट्रेनिंग वगैरह की भी जरूरत होगी, जो लोग इसमें काम करेंगे, तो स्पेशल वर्कशॉप वगैरह जो है वो सरकार ने ऑर्गेनाइज की है, और उसके लिए जो है जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, कैसे उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये काम जो है हिप्पा ने किया है। हिप्पा आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जैसे एचएस वगैरह जो एग्जाम क्लियर करते हैं तो यहाँ उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो हिप्पा ही इस पे काम कर रहा है। ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल वगैरह हिप्पा ने तैयार किए हैं, और अब तक 2 बैचेस भी निकाल दिए इन लोगों को, जो स्पेशली इसमें जो काम कर रहे हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब तक जो है 24 ऑफिसर जो हैं उनको अलग अलग लेवल पे अलग अलग फील्ड में उनको ट्रेनिंग दे दी जा चुकी है कि किस तरह से किस क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑन एसडीजी। अब कैपेसिटी बिल्डिंग, अच्छे रिसोर्सेज होनी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट होनी चाहिए, वो सारे काम भी होने चाहिए। तो उसके लिए कौन मदद यहां पे कर रहा है? नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल की एक बॉडी है, तो उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है एसडीजी के लिए शुरू किए हैं। तो ये बॉडी भी यहाँ पे हेल्प कर रही है हिमाचल सरकार की। और यूनाइटेड नेशन से भी एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि यूएन का ही प्रोग्राम है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यूएन से भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं नोडल डिपार्टमेंट के लिए। और स्टेट का जो अपना अपेक्स इंस्टीट्यूशन है हिप्पा, तो वो भी ऐसे सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम कर रहा है, ट्रेनिंग वगैरह जो मैंने पहले ही बताया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल इन्होंने तैयार किए हैं, और अब तक 10 से ज्यादा ऐसे सेशन हो चुके हैं जिनमें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की गई हो। अब पॉपुलराइजेशन, क्योंकि इसको लोकप्रिय बनाना भी जरूरी है, लोगों को अवेयरनेस भी इसकी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है लोकप्रिय बनाने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मैसेजेस वगैरह जो है दूरदर्शन पे ये टेलीकास्ट होते रहते हैं। जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, तो उनकी जो वीडियो क्लिप है वो उसमें दिखाई जाती है कि ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको हमने अचीव करना है। और इसके अलावा अलग अलग जो फोक मीडिया वगैरह जो है वहां पे भी इसको कवर किया जाता है। अब काफी मटेरियल भी पब्लिश हो चुके हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक पिक्टोरियल बुकलेट है एसडीजी की हिंदी में, और उसके अलावा कलर्ड पैम्पलेट है हिंदी में जो एसडीजी के बारे में बताएंगे। देन मल्टी कलर पोस्टर है 16 गोल का, तो सिर्फ 16 गोल का ही लिया गया है। अब ये सारे सेम ही पॉइंट है, इसमें ये वाला याद रखना है, दृष्टि हिमाचल प्रदेश जो विजन डॉक्यूमेंट है 2030, और इसमें स्पेशली मैंने बताया कि सिर्फ 16 गोल को कंसिडर किया गया है। अब जो मॉनिटरिंग है, देखिए टोटल जो इंडिकेटर हैं जो मोस्पी ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो तो मोर देन 300 है, मतलब 309 है। लेकिन अब इनमें 300 से ज्यादा इंडिकेटर हैं, तो आधे तो हिमाचल के काम के ही नहीं है। जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 की बात की थी, 17 की बात की थी, वो एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की, पीस की, इंटरनेशनल कमिटमेंट की, कोलैबोरेशन की, तो उनका हिमाचल प्रदेश से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। 14 जो है वो भी मरीन लाइफ, वो भी इतना जरूरी नहीं है। तो जो जो जरूरी नहीं है वो गोल हम निकाल देंगे, मतलब उन गोल्स के जो आगे इंडिकेटर है उनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ मेन इंडिकेटर यहां कंसीडर किए गए हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि 309 में से सिर्फ 138 इंडिकेटर जो हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कंसीडर किए हैं, और अपनी नोडल डिपार्टमेंट के साथ उनसे जो नोडल डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो सिर्फ 138 इंडिकेटर यहां पे हिमाचल में लिए गए हैं। 16 गोल मैंने आपको बताए, और उनमें अगर पर्टिकुलरली इंडिकेटर जो हैं वो 138 ही लिए गए हैं, जो बिल्कुल प्रायोरिटी जिनमें है। और अब अगर इसकी अचीवमेंट की बात करें, ये तो हो गया कि इनिशिएटिव सरकार ने क्या चलाए हैं। इनिशिएटिव में हमने समझा कि पॉपुलराइजेशन भी है, लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी है, ट्रेनिंग की बात भी वहां पे होती है, और कैसे वर्किंग ग्रुप बनाए जा रहे हैं उसके बारे में हमने समझा, ठीक है। तो और ये स्टेट विजन डॉक्यूमेंट है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग है, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसमें मदद कर रही है, सारे पॉइंट यहाँ हमने समझ लिए। ये तो था हिमाचल सरकार के इनिशिएटिव, जो मेन में क्वेश्चन आएगा। अब आ सकता है कि अचीवमेंट, What have been achieved so far, या what has been achieved so far, अब तक हमने क्या अचीव किया है। तो उसके लिए जो है, अगर रूरल पॉवर्टी की मैं बात करता हूं तो 1993 और 1994 के आसपास जो पॉवर्टी है वो 36% हुआ करती थी।
अब वो पॉवर्टी जो है 8.5% के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, तो काफी यहां पे बदलाव आया है। लैंड रिफॉर्म की बात करें, एक टाइम था कि बहुत कम लोग थे जिनके पास अपनी भूमि थी, तो जो लैंड रिफॉर्म यहाँ किए गए हिमाचल में, अलग अलग टाइम पे एक्ट पास किए गए, उनके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। अब लगभग 80% जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनके पास अपनी कुछ भूमि है, और वो भूमि इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन भारत के जितने राज्य हैं उनके औसतन तो एक हद तक ठीक ठाक है। और शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल में जो एनरोल बच्चा होता है, अगर उसके रेशियो की बात करें, प्राइमरी लेवल पे 98.80% है, नेशनल लेवल से कहीं ज्यादा बेहतर है। बच्चे का सिर्फ एनरोलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, कितनी जमात तक पढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। और अपर प्राइमरी की बात करें तो 103% हो गया। अब आप सोचेंगे कि 100 से ज्यादा कैसे ये हो जाएगा, तो 100 से ज्यादा वो क्यों होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ड्रॉप आउट भी करते हैं। ठीक है, तो अगर वो कुछ बच्चे यहाँ पे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कुछ जो है माइग्रेंट हैं, कुछ रिपीट कर रहे हैं उसी क्लास में, इसीलिए जो है वो रेशियो 100 से ज्यादा दिखता है। जैसे मान लो 20 ही बच्चे थे प्राइमरी में, और छठी क्लास में जाते ही जो है वो उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए थे तो 5 और आ गए, 5 वहां से माइग्रेंट आ गए, तो इस तरह जो परसेंटेज जो है राइज कर सकती है। अब इसके अलावा जो है सेकेंडरी की बात करूं तो 107%, और हायर सेकेंडरी की बात करें तो 95%। तो ये एक एवरेज है, सीधे सीधे आंकड़े हैं, एक बार नजर मार लेनी है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। और रिटेंशन रेट की अगर बात करें कि बच्चा भर्ती स्कूल तो जाएगा लेकिन वो क्या वहां टिकेगा, कहीं छोड़ के तो नहीं आएगा, तो 93.09% जो है एलिमेंट्री लेवल पे 8th क्लास तक जो है ये रिटेंशन रेट है। और सेकेंडरी एजुकेशन में देखें तो 90.78%, जो उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन नेशनल एवरेज में देखें तो एक हद तक काफी इंप्रेसिव है। रूरल वीमेन की अगर मैं बात करूं तो 63% जो रूरल वीमेन है वो इंप्लॉयड है। अब इसीलिए फीमेल लेबर फोर्स में अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। ये जहां जहां रैंकिंग दी जाती है वो काफी अच्छी तरह आपने देखनी है। और नेशनल एवरेज देखें तो सिर्फ 27% है, तो एक हद तक जो है यहाँ पे रूरल जो फीमेल लेबर है उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी खासी है। हम दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे जो है सिक्किम है। अब इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो हेल्थ फैसिलिटी लेते हैं, सरकारी अस्पताल जा रहे हैं, डिस्पेंसरी जा रहे हैं, वो 83% लोग हैं। तो काफी लोग हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। ये NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, जो चौथा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 5 साल से छोटे बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उसका मोर्टेलिटी रेट 38 है, कि 1000 में से 38 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाएगी। अंडर 5 की बात करूं और इन्फेंट एकदम नवजात बच्चा है तो उसका जो रेट है, देखो एक्चुअल में ये 35 है, यहाँ 34 मेंशन किया है क्योंकि सर्वे में एक आधी जगह गलती भी हो सकती है, वैसे ये 35 है। आगे एक और जगह इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो वहां मेंशन 35 किया गया है। और मान लो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आता है 34, 35, तब तो चलो कंफ्यूजन हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो सर्वे में दोनों ही मेंशन है तो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन है 32, 31, 35, 37, तब तो फिर 35 ही आपने टिक करना है। और इसके अलावा अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूं तो सेक्स रेशियो यहां अच्छा खासा है, 972। नेशनल एवरेज देखेंगे तो 940 के आसपास है, और नेबरिंग स्टेट हरियाणा, पंजाब, इनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर जो है हिमाचल का सेक्स रेशियो है। अब इसके अलावा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का ही जो डेटा है उसमें जो ये इंप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर है 94.9% हाउस होल्ड को मिलता है। देखो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जो डिजीज है, चाहे ये डायरिया की प्रॉब्लम होगी या टाइफाइड की प्रॉब्लम होगी जो बच्चों को रहती है यूजली, और उनके कारण मोर्टेलिटी एसोसिएटेड है, तो साफ पानी का मिलना बहुत जरूरी है। और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, जो ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। तो यहाँ पे लगभग 94.9% हाउस होल्ड जो है उनको इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेल होता है। और हिमाचल, आपको ये तो पॉइंट क्लियर ही है कि फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बना है इंडिया में, 2016 में ये बन गया है कि खुले में शौच मुक्त जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बना है। और सैनिटेशन फैसिलिटी, इंप्रूव्ड जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी है, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो ये 48% ही है। तो यहाँ पे तो सारे हाउस होल्ड के पास इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करूं, टीकाकरण की बात करूं, देखो जहां लिटरेसी ज्यादा होती है वहां ये चीजें अपने आप बेहतर होती हैं। तो टीकाकरण 9 महीने तक के बच्चे की बात करूं तो लगभग 99.5%, तो नेशनल लेवल के मुकाबले अच्छा खासा है। टोटल फर्टिलिटी रेट, देखो ये फर्टिलिटी रेट क्या होता है,
एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो फर्टिलिटी रेट है। मान लो कहीं पे किसी महिला के 5 बच्चे हैं, किसी का 1 है, किसी का 3 है, फिर उनका एवरेज लिया जाता है। उस तरह ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये 1.9% है, जबकि नेशनल लेवल पे 2.1 के आसपास है, 2.1 और 2.2 के बीच है। तो नेशनल एवरेज से भी कम है। मतलब फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर वगैरह जो है वो भी यहाँ पे हो रहे हैं। और ये जो फर्टिलिटी रेट है ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है, ध्यान रखना है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि जैसे 100 लोग हैं, 5 की डेथ हो गई, 5 का ही जन्म हो गया, तो वो बराबर बराबर हो गया, तो उससे भी ये कम है। ठीक है, तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह जो है इनको ये बढ़ावा दिया जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी ये कम है। अब देखो, ये एफिशिएंट एनर्जी भी होना जरूरी है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने पॉइंट देखा था अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो एनर्जी अफोर्डेबल होगी, बिजली का बिल सस्ता आएगा, तो तभी जो है वो सब उसे अवेल कर पाएंगे। तो इसीलिए एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट्स को यूज किया गया है, और ये 100% है। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं हिमाचल में सब एनर्जी एफिशिएंट है। वो पुराने येलो टंगस्टन वाले बल्ब नहीं आपको दिखेंगे स्ट्रीट लाइट में, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। डोमेस्टिक लेवल की बात करूं तो कुछ हद तक अभी कुछ घर हैं जहां अभी भी वो येलो बल्ब यूज होते हैं, तो एफिशिएंट डोमेस्टिक बल्ब 85% लगभग यूज हो रहे हैं। तो बाकी जो 15% है उनको भी फिर रिप्लेस करने की जरूरत है। देन अगर टॉयलेट फैसिलिटी की बात करूं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो ये तो 100% है। ये तो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे सबको जो है ये टॉयलेट फैसिलिटी है। शौचमुक्त भारत, खुले में शौचमुक्त भारत, ये हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है, और 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। कॉग्निजेबल क्राइम, जो हीनियस क्राइम होते हैं जिनमें वारंट की भी जरूरत नहीं होती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, तो उनमें तो क्राइम रेट जो है 0.1% के आसपास है, तो बहुत ही कम है, एक प्रकार से नेग्लिजिबल है। पुलिस पर्सनल की बात करूं तो 1 लाख के पीछे 278 पुलिस वाले यहाँ पे हैं, जबकि नेशनल एवरेज की बात देखिए तो वहां सिर्फ 180 है, तो उससे कहीं ज़्यादा है। एक प्रकार आप देखेंगे तो 98 के आसपास ये उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं हिमाचल में, नेशनल एवरेज के देखें तो। और टेलीफोन जो है यहाँ पे, टेलीफोन या मोबाइल की बात करूं तो 100 की पॉपुलेशन में लगभग 150 फोन है। हो सकता है किसी के पास पुराने हो या किसी के पास 2 हो, तो ये, या लैंडलाइन भी घर में हो, मोबाइल भी हो, तो देखो इतना ये, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, उन सबको बढ़ावा मिल रहा है। और सिविल रजिस्ट्रेशन 100% है, पूरा सरकार हिसाब किताब रखती है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो सब जो है सिविल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 100% है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो लगभग 76% पॉपुलेशन यहाँ पे कवर होती है, जो सरकार का टारगेट है कि इसको और ज्यादा करना है। और बैंक अकाउंट की बात करें तो 89.2%। अब बैंक अकाउंट क्यों बोला, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब किसी बंदे का बैंक में खाता होगा तभी तो उसे फाइनेंशियल क्लाउड में लाया जाएगा। ठीक है, स्कीम भी है मेरा खाता भाग्य विधाता और ये जनधन योजना वगैरह, तो उसमें अगर बंदे के पास पहले खाता होगा, बैंक अकाउंट होगा, तभी तो सरकार उसे सब्सिडी देगी। अभी ये कोरोना पेंडेमिक में सरकार ने बोला कि 500 रुपए सबको देंगे, तो 500 रुपए किस में देंगे, पहले खाता तो होना चाहिए बंदों के पास, तो उसके लिए जनधन अकाउंट एक होता है, तो वो जब होगा, जो यूजुअली एक BDA अकाउंट होता है, जो बेसिक सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, वो बेसिक सेविंग अकाउंट क्या है, देखिए कि इसमें 0 बैलेंस से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, पर इसमें लिमिट रहती है कि महीने की एनुअल इतनी ट्रांजैक्शन, लाख से ऊपर पैसा नहीं होना चाहिए, 3 टाइम ट्रांजैक्शन वगैरह, तो वो सब अलग टॉपिक है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन हर बंदे के पास जो है यहाँ पे खाता है, किसी भी प्रकार का है, चाहे वो जनधन खाता है या कोई दूसरा खाता है। और इसमें जो है बाकी बेनिफिट वगैरह तो सरकार दे ही रही है, फूड ग्रेन सब्सिडाइज प्राइजेस वगैरह जो है सबको 100% तक एक्सेस है। और इसके अलावा एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आधे ऊपर हो गए, और ज्यादा जो सरकार एफर्ट कर रही है कि 16 गोल्स को पूरा करने के लिए 11 वर्किंग ग्रुप सरकार ने बनाया। जो पहले मैंने बताया कि वर्किंग ग्रुप होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल का बंदा उसको हेड करेगा, तो 11 वर्किंग ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे किए हैं, और जिसमें 15 साल का विजन है 2030 तक, 7 साल की स्ट्रेटेजी है और 3 साल का एक्शन प्लान है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ हो गए, और इंडिकेटर वगैरह 2 सेट्स ऑफ इंडिकेटर है, तो ये तो इतना जरूरी नहीं है। और टाइम लाइन की अगर मैं बात करूं तो 2022 तक हिमाचल सरकार ने बोला कि मोस्टली हम पूरा कर देंगे, जो बचेंगे वो 2030 तक होंगे। और पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन है, पॉवर्टी लाइन से नीचे, अभी वो 8.1% है, जो 1945 के आसपास 34 के आसपास थी, और अब इसे जल्द ही जो है जब इसको अचीव करेंगे तो 2% तक लाना है। ठीक है, तो ये 2022 तक की बात हो रही है। देन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अभी 35 है, और उसको 20 तक लाना है। और इसमें 100% पॉपुलेशन, जैसे अभी मैंने कहा कि 78 के आसपास, 76 के आसपास है, 100% पॉपुलेशन को किसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर लाना है। देन इसमें
जो है ड्रॉप आउट रेट, जो प्राइमरी एजुकेशन है, ये नहीं कि जा रहे हैं और फिर स्कूल छोड़ के आ जा रहे हैं, तो 0 ड्रॉप आउट रेट करना है प्राइमरी लेवल पे और मिडिल लेवल स्कूल तक, एलिमेंट्री एजुकेशन तक। और जो सेक्स रेशियो है, जैसे 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां, उस तरह जो होता है सेक्स रेशियो, तो ये 909 इस वक्त है, 940 तक लाना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ तो 972 के आसपास है, वो तो कंप्लीट लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड लेवल पे 0 से 6, तो 909 है अभी, उसको लगभग 940 तक तो लाना है कि 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां। ठीक, तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आज हमने बात की है चैप्टर 4 की, इकोनॉमिक सर्वे की। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जब लेक्चर होगा कल मैं आपको चैप्टर 5 इसका करवा दूंगा। इसके जो पीडीएफ हैं, वो जो पीडीएफ चैप्टर वाइज हैं, वो हमारी वेबसाइट में राणा अकेडमी शिमला में स्टडी मटेरियल नाम से एक उसमें फोल्डर है, उसमें वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ये एनालिसिस वहाँ पे है, तो बेहतर रहेगा आप इसको तैयार करें, क्योंकि अब जो एचपीएस का एग्जाम आने वाला है तो वहाँ ये हेल्प करेगा। और मैंने इस तरह ही आपको बताया कि मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। प्री के लिए तो छोटे छोटे फैक्ट देखने होते हैं, बाकी मेंस में डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, उनके बारे में लिखिए, क्या अचीव किया है, क्या इनिशिएटिव्स हैं। सॉरी। तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।